हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। चलिए सीधे आज की सेशन की ओर चलते हैं। आज हम लोग एसएससी CSSL 15 नवंबर का सेट का डिस्कशन देखेंगे, जिसमें आपको मैथ का 25 क्वेश्चन मिलेगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का हिस्सा नहीं है? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो क्या होता है? अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। तो जीरो होगा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा नहीं है? इसका हिस्सा कौन नहीं है? जीरो इसका हिस्सा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी संख्या प्राकृतिक और पूर्णांक दोनों समूह में है? कौन सी संख्या जो है नेचुरल प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है? विच नंबर इज द बोथ नेचुरल एंड इंटीजर? दोनों में है। प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक दोनों है। जिसमें जीरो है तो जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? तो कहिएगा सर नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? होल नंबर है, पूर्णांक है। 5 -5, -5 क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा 5, जो क्या है? वो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी ने 120 रुपए प्रति डिब्बे की दर से 200 मिश्रित स्टेशनरी डिब्बे खरीदता है। वह परिवहन और पैकेजिंग पर 1800 रुपया खर्च करता है। वह 100 डिब्बे पर 150 रुपये प्रति डिब्बे और शेष 130 डिब्बे की दर से बेचता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक व्यापारी जो है 120 रुपये प्रति डिब्बे की दर से 200 डिब्बा खरीदता है और उस पे पैकिंग चार्ज पे उसको 1800 रुपया खर्च कर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सीपी। और इतना इतना में ये बेचता है, वस्तु को विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। हमें क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे? 120 रुपये प्रति डिब्बे की दर से 200 मिश्रित डिब्बा बेचता है। एक डिब्बे का मूल्य 120 रुपया है, तो 200 डिब्बे का मूल्य कितना हो जाएगा? कहिएगा सर 120 गुने 200, 24,000 के बराबर। और वह परिवहन पर 1800 रुपया खर्च करता है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस जब पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बताए थे जो ऊपरी व्यय क्या होता है, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है परिवहन पे या माल भाड़ा पे, तो किसमें जोड़ते हैं? क्रय मूल्य में ऐड करते हैं। इसमें 1800 रुपया और ऐड कर दीजिए, तो टोटल हमारा सीपी जो बन गया 25,800 हमारा क्या हो गया? टोटल सीपी। ये सीपी हो गया। अब कह रहा है कि वह 100 डिब्बा, 200 डिब्बा में से 100 डिब्बा को 150 रुपये प्रति डिब्बे की दर से, आप एसपी निकाल लीजिए। यहां से एसपी निकालने के लिए कह रहा है कि 100 डिब्बे को 150 रुपये प्रति डिब्बे की दर से, 100 डिब्बे को 150 प्रति रुपये की डिब्बे से, और फिर 100 डिब्बा जो है एक्स्ट्रा और जो डिब्बा है उसको 130 रुपये प्रति डिब्बे की दर से बेचता है। तो टोटल एसपी यहां से निकल जाएगा 15,000 जोड़ 13,000। ये हमारा टोटल एसपी कितना हो गया? 28,000। सीपी हमारा पता है 25,800 और सेलिंग प्राइस है 28,000। तो हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम दोनों का क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं 25800, और ये हो जाएगा हमारा 28000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काटिए 129 बार में 2 से 140। यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? कहिएगा सर 11 रुपया का लाभ हो रहा है। 11 रुपया का लाभ हो रहा है। 11 रुपया का लाभ किस पे? 129 पे, इसलिए 100 पे कितना होगा? 1100 बटे 129 किससे कट रहा है ये संख्या? देखिए 129 गुने 8 कीजिएगा तो 1032 आ जाएगा। 68 बचा, तो ये 12 पचे 60, 8.53%, 8.53% हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 120 जो रुपये प्रति डिब्बे की दर से 200 डिब्बा बेचता है, तो टोटल सीपी इतना हो गया। 1800 रुपया वो परिवहन पे खर्चा करता है, तो उसका नया टोटल सीपी जो हो गया 25,800 हो गया। एसपी जो कहता है 100 डिब्बा को 150 रुपये प्रति मूल्य से
और 100 डिब्बा को 130 रुपये प्रति दर से। यहाँ से एसपी निकल गया। हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिए तो 129 और 140 का रेशियो आया। तो लाभ कितना हो गया, यहाँ से 11 रुपया का लाभ हुआ, कितना पे 129 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 8.53%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज PQR में O अंतः केंद्र है, कोण QOR 110 डिग्री है, तो कोण QPR ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक ट्राइंगल है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है। O अंतः केंद्र है, O क्या है, इन सेंटर है, O क्या है, इन सेंटर है। अंतः केंद्र बनेगा तो ये ऐसे जाएगा, O इन सेंटर है। OQR 110 डिग्री है। जब ये कोण हमको निकालना है, ये कोण हमको दिया हुआ है 110 डिग्री, हमसे क्या पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है, कितना निकलेगा। सभी लोग को पता होगा इन सेंटर में कोण QOR बराबर होता है 90 डिग्री प्लस सामने वाला कोण, उसके ऊपर वाला कोण, शीर्ष कोण, कोण P/2। इसका वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री। 90 डिग्री प्लस कोण P/2, इधर आ जाएगा 20 डिग्री बराबर कोण P/2। कोण P कितना निकल जाएगा, कोण P निकल जाएगा 40 डिग्री। कोण P बराबर कितना डिग्री निकल जाएगा, 40 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था, सिंपल सा था। सभी लोगों को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ये चीज। ये जब इन सेंटर हो गया तो कोण, इसका जो वैल्यू होता है इसके 90 डिग्री प्लस इस कोण के योग का आधा होता है। 90 डिग्री प्लस कोण P/2, 110 इसका वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ से कोण P आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 2 sin Q गुने cos 90 डिग्री माइनस Q बराबर 1/2 हो, जहां 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, तो sin 2Q प्लस cos 2Q का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें Q का मान पता हो जाए, थीटा का मान पता हो जाए, या Q का मान पता हो जाए, तो इस इक्वेशन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जब इस चीज को देखिएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। cos किस में चेंज होगा, तो sin थीटा में। यहां से हम लिख सकते हैं 2 sin Q गुने sin Q इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री माइनस Q बराबर कितना होता है, sin Q के बराबर। ये दो इधर हम ले आएंगे तो sin स्क्वायर Q बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4 के बराबर हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है। यहाँ से sin थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, sin Q बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2। तो Q का मान कितना हो जाएगा, sin 1/2 किसका मान होता है, तो सभी लोग को पता होगा थीटा sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। जब थीटा का मान हमें 30 डिग्री पता हो गया तो आसानी से हम इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, sin 2Q sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, सभी लोग को पता होगा। sin 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। √3/2 जोड़ cos 60, तो sin का जो उल्टा हो तो 1/2। sin 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, √3 + 1/2। √3 + 1/2 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। प्रश्न में कुछ नहीं था। यहाँ से हम क्या किए, Q का मान निकाल लिए। Q का मान क्या हो जाएगा, 2 sin Q, ये लिख सकते हैं। cos 90 डिग्री माइनस Q बराबर 1/2 है, तो इसको हम sin Q बराबर 1/2 लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर Q बराबर 1/2 गुने 1/2, ये दो इधर आ जाएगा तो 1/4 के रूप में हो जाएगा। sin Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से Q बराबर 30 डिग्री। अब इसमें पुट करेंगे, sin 2Q है तो sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान √3/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हमारा मान हो गया √3 + 1/2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्ष और 9 वर्ष में क्रमशः 9,504 और 12,384 रुपया हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए।
आपको कोई राशि 4 वर्ष में 9,504 और 9 वर्ष में 12,384 रुपया हो जाती है, विसर्धन हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। ये हमारा क्या है, आप इसको समझिए। अगर इसको समझ जाते हैं तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। 4 साल में क्या है, अमाउंट है। 4 साल का अमाउंट क्या होता है? कहेगा सर प्रिंसिपल प्लस 4 साल का एसआई बराबर दिया हुआ है 9504। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा कर सकते हैं सर ए बराबर जो है प्लस 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12,384 के बराबर। यहां से इसको माइनस करेंगे तो पी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो 5 साल का ब्याज जो हमारा हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। यहां से हम सिंपल लिख सकते हैं 5 ईयर का एसआई बराबर जो होता है वो किसके बराबर होगा? 12,384 को इससे घटाइएगा। 12,384 9504 08 12 में 3 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 9 गया 2, 2880 रुपया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2880 रुपया के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 5 साल का ऐसा है तो एक 1 ईयर का ऐसा ही कितना हो जाएगा? इसको 5 से भाग दीजिएगा, 25 25 7 25 35 3 576 रुपया। 1 साल का ऐसा है। तो हमें क्या है, या तो हम 4 साल निकाल ले या 9 साल निकाल ले। तो 4 साल निकालना हमारे लिए आसान है, हम 4 साल का एसआई निकाल लेते हैं। 4 इयर्स का एसआई, एक साल एसआई कितना हो जाएगा? 4 से गुना करना है, 6 का 24 का 4 हासिल 2, 700 का 28 2, 30 के 0 हासिल 3, 500 का 20 3 23, 2304 रुपया हमारा क्या निकल गया? 4 साल का एसआई। 4 साल का टोटल अमाउंट 9504 रुपया है। अगर हम एसआई को घटा दें तो हमें क्या प्रिंसिपल पता हो जाएगा? टोटल हमारा राशि है ए बराबर है पी प्लस 4 इयर्स का एसआई बराबर 9504, 95,400। 4 साल का एसआई हमको पता है 2304 बराबर 9504। यहां से हमें पी कितना निकल जाएगा? कहेगा सर 7200 रुपया। पी कितना निकला? 7200 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालने के लिए हम कैसे निकालें रेट ऑफ इंटरेस्ट? हम जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? 576 रुपया बट्टे मूलधन, टोटल प्रिंसिपल जितना प्रिंसिपल है गुने 100%। 100% कर दीजिए, काट दीजिए। 0 से 2 0 से 2 0 खत्म, 8 बार में ये खत्म। कितना हो गया? 8%। आंसर हो गया आपका 8%। क्या किया इस प्रश्न में? सबसे पहले हमको पता था अमाउंट जो हमारा दिया हुआ है प्रश्न, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का एसआई इतना दिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस 9 साल का एसआई इतना दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस ले लिए तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त होगा 2880 रुपया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमसे कितना प्राप्त हुआ? 576 रुपया। 4 साल का, हमको 4 साल तक जाना है, प्रश्न में 4 साल का दिया हुआ। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो जाएगा? तो कहिएगा सर 2304 रुपया। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लिए, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 7200 रुपया। आप 9 साल से भी निकाल सकते हैं या 4 साल से भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल हमारा 7200 रुपया हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है एसआई बटे प्रिंसिपल गुने 100%। करके आप आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 240% हो जाती है। 3,000 रुपये पर उसी दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए थे जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे आप, तो क्या बताए थे? हो जाती है, हो जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? वह मिश्रधन होता है, यानी वह क्या होता है? अमाउंट कहलाता है। तो ये 240% हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? कोई राशि अपने आप से 240% हो जाती है। तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपया रहा होगा तो उसका मिश्रधन कितना हुआ होगा? 240 रुपया। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है हमारा, अमाउंट हमारा कितना हो गया? 240 रुपया। हम यहाँ से कह सकते हैं एसआई हमारा कितना हो जाएगा? 140 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। 8 वर्षों में 240% हो जाता है, तो प्रिंसिपल 100 से अमाउंट 240 हो गया, तो एसआई हमारा 140 रुपया हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आर बराबर एसआई, हमारा एसआई बराबर क्या होता है? पी गुने आर
गुने T/100। SI हमारा दिया हुआ है 140 रुपया, 140, P हमारा 100 है, R पता नहीं है, T कितना है 8 वर्ष, T कितना है 8 वर्ष बटे 100। यहाँ से R प्रतिशत बराबर हो जाएगा 140 बटे 8 हो गया R। अब हम पूछ रहा है अमाउंट दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, उसी दर पे साधारण ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज क्या होगा, 3000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 140 बटे 8 गुने 100, टाइम कितना है 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष, इसको सॉल्व कर दीजिए वही आंसर आ जाएगा। 1020 1020 खत्म, 4 बार 35 चौका 140, 2 बार में आप 2 चौका 8, 2 से काटिए 15, 35 दिया 105 गुने 15, 105 गुने 15, 1575 रुपया, कितना आ जाएगा 1575 रुपया। कैसे, आप 45 गुने 35 कर दीजिए, 45 गुने 35 कीजिएगा 1575 रुपया आ जाएगा। कैसे, हम इसको 40 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेंगे, कितना 1600 से 5 खत्म हो जाएगा, 45 गुने 35 1575 रुपया। हमें राशि पता था एक धनराशि साधारण ब्याज पे 8 वर्षों में 240% हो जाती है। अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट हमारा 240, सिंपल इंटरेस्ट 140 हो जाएगा। SI बराबर हम निकालते हैं P गुने R गुने T/100 होता है, 140 सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ था, मूलधन 100 रुपया, R यहाँ से निकालिए, उसी रेट प्रतिशत से हमको ये निकालना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोहित ने अपनी कुल धनराशि का 70% प्रिया और मीना के बीच क्रमशः 5:9 के अनुपात में बांट दिया। प्रिया और मीना ने अपने अपने हिस्से में 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए जमा किया। दोनों जो है 4 वर्षों के लिए जमा किए। यदि मीना और प्रिया द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर 2304 रुपया हो तो रोहित के पास कुल कितनी धनराशि थी। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जैसे जैसे प्रश्न दिया हुआ है वैसे वैसे सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू, आसानी से आंसर तक पहुंच जाइएगा। आइए देखते हैं। रोहित ने अपने कुल धनराशि का 70% प्रिया और मीना के बीच क्रमशः 5, मान लीजिए टोटल धनराशि हमारा जो था वह 100 था। टोटल धनराशि कितना माने 100 था, 100 का 70%, इसका हम 70% खर्च करता है, 70% कितना हो जाएगा 70 रुपया। 70 रुपया को किस किस में बांटता है, प्रिया और मीना, प्रिया और मीना में 5:9 में बांटता है। किसमें बांटता है 5:9 के अनुपात में बांट देता है। अब देखिए यहां से 14 यूनिट का वैल्यू 70 है, 14 यूनिट का वैल्यू 70 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यहां से हम कह सकते हैं ये 25 रुपया बांटा और ये कितना बांटा 45 रुपया बांटा, दोनों को बांट दिया राशि, दोनों राशि वितरित हो गया। यहां तक आगे है प्रश्न में। अब आगे बढ़ेंगे। प्रिया और मीना ने अपने अपने हिस्से में 6% और 10%, प्रिया 25 रुपया का 6% और ये मीना जो है वह 45 रुपया का 10%। 6% 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा किए। दोनों क्या जमा किया 4 वर्ष के लिए, ये भी 4 साल के लिए, ये भी 4 साल के लिए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट P गुने R गुने T, ये आपका इसका प्रिंसिपल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, यहां से काट दीजिए, खत्म, 0 खत्म, 45 चौका 180 और गुने 10, ये 18 हो गया, ये 6 हो गया। प्रश्न इतना आ गया। जमा किए। यदि मीना और प्रिया द्वारा अर्जित ब्याज का अंतर 2304 रुपया हो तो रोहित के पास कुल कितनी धनराशि हो। हमारा जो अंतर ब्याज का है वो कितने का है 12 का, और प्रश्न में कितना गया है 2304 का अंतर है, 2340 का अंतर है, तो रोहित के पास कुल कितनी धनराशि थी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2304 का जो वैल्यू है वह 12 के बराबर है 100 का। टोटल धनराशि हम कितना माने थे 100, काट दीजिए जो कट रहा है, देखिए एक बार में 12 का 12 कितना बच गया 11, 0, 12 9 108, 9 110, 2 12 दूनी 24, 92, 20 आ जाएगा 19200, 192 ऑप्शन 00, 19,200। आंसर क्या हो गया हमारा 19,200।
हम रोहित की आय को टोटल आय मान लिए 100 रुपया, अपनी कुल धनराशि रोहित के पास 100 रुपया था, 100 का 70% वह धनराशि मीना, प्रिया और मीना में खर्च करता है। 70 रुपया खर्च किया 5:9 में, 5 और 9 का अनुपात 14 का वैल्यू 70 के बराबर था, 1 का वैल्यू 5 यूनिट के बराबर, यानी 25 रुपया उसको दिया, 45 रुपया इसको दिया। ठीक है, यहाँ से अब कर रहा है दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में इतना अंतर था, तो दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना का था, 12 रुपया का अंतर था, यहाँ 6 रुपया या 18, ये 12 का वैल्यू 2304 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी एक दीवार के साथ 60 डिग्री का झुकाव पर है, जहां छड़ी का निचला हिस्सा दीवार के फर्श को छू रहा है। फर्श से उस बिंदु तक की लंबाई ज्ञात करें जहां छड़ी दीवार को छूती है। हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही इजी सा सवाल है, सभी लोगों का आंसर इसका आना चाहिए। 48 सेंटीमीटर की लंबी एक दीवार है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। 48 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के झुकाव पर है। छड़ी जो है ये है हमारा, ये कितना है 48 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री के झुकाव के साथ यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री। ठीक है, छड़ी का निचला हिस्सा दीवार के फर्श को छू रहा है, निचला हिस्सा क्या है, दीवार के फर्श को छू रहा है। फर्श से उस बिंदु तक की लंबाई ज्ञात करें जहां छड़ी दीवार को छूती है। हमें क्या पूछ रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई, ये हमको हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है, ये निकालने के लिए, ये हमसे पूछ रहा है, ये हाइट हमसे पूछ रहा है। सभी लोग को पता होगा, आपको रेशियो भी बताए थे, गोल्डन रेशियो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके बीच क्या रेशियो होता है, ये 1√3 और 2 का अनुपात होता है। क्या होता है रेशियो, 1:√3:2 का अनुपात में होता है। 90 डिग्री ये 2 के अनुपात के हैं, तो ये 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ये 1 अनुपात के हो जाएगा, ये √3 अनुपात। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, हम रेशियो जानते हैं, गोल्डन रेशियो। सभी लोग हाइट एंड डिस्टेंस में ये चीज पता होगा, नहीं पता होगा तभी जान गए होंगे। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 48 है, तो एक कितना गुना है, तो 24 गुना है। हमसे क्या पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, इसको 24 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 24√3। अगर हमसे ये पूछता तो ये 24 हो जाता। हमसे क्या पूछ रहा है, जहां दीवार को छूती है, मतलब उस लंबाई ज्ञात करें जहां दीवार को छूती है। दीवार को कहां छू रही है, यहां से यहां, ये पॉइंट हमसे पूछ रहा था, ये हाइट। चलिए आशा करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये गोल्डन रेशियो आपको पता होगा, एक रेशियो होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें क्या होता है 1/√2, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर एक प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। यदि 16 मीटर लंबी एक रस्सी को जमीन के घर के शीर्ष तक इस तरह खींचा जाता है कि रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो घर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हमसे पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, बट इस पर एंगल कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का। आइए देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, 16 मीटर लंबी रस्सी है, रस्सी ये है, इसका लेंथ है 16 मीटर, ये 90 डिग्री होता है, सभी को पता है। यहाँ पर कोण जो बनाता है वो 30 डिग्री, जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री बनाता है। तो घर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये प्रश्न, ये हाइट। क्या पूछ रहा है, ये हाइट। ठीक है, यह हाइट पूछ रहा है, तो सभी लोग को पता होगा इसमें भी 30 डिग्री का 60 डिग्री, ये 30 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट का वैल्यू 16 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 8। सिंपल सा आप देखते ही प्रश्न को आंसर लगा सकते थे, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक टैंक में 2 पाइप हैं, एक इसे 14 घंटे में पानी भर सकता है और दूसरा टैंक जो है इसे 8 घंटा में खाली करता है। एक 14 घंटा में भरता है और दूसरा 8 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, जबकि टैंक का 1/4 भाग पहले से ही पानी से भरा हुआ है, तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। बहुत ही शानदार और इजी सा प्रश्न है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टैंक में 2 पाइप लगा है,
ए जो है 14 घंटा में पानी भरता है। हम टोटल 14 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 14 और 8 का एलसीएम। हम टोटल टैंक की क्षमता कितना मान लेते हैं, 56। टोटल हम कितना मान लिए, 56 एलसीएम लेते। ए जो है वह 14 घंटा में पानी भरता है, तो मतलब 4 घंटा 4 एफिशिएंसी से काम करता होगा, भरता है। बी जो है वह 8 घंटा में खाली करता है, तो कितना एफिशिएंसी खाली करता होगा, 7 के एफिशिएंसी ये खाली करता है, 7। ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, जबकि टंकी 1/4 भाग पहले से ही पानी से भरा है, टंकी जो पहले से ही 1/4 भाग भरा है, तो पहले से कितना भाग भरा है, 56 का 1/4 भाग भरा है, 56 का 1/4 भाग पहले से भरा है, तो 14 भरा है। ठीक है, पहले से ही भरा हो तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा, ये जो जितना भरा है उसी को ये खाली करेगा, जितना पहले भरा हुआ है उसी को ये खाली करेगा। तो कितना में खाली कर रहा है, तो कहेगा सर ये 3 घंटा में खाली कर रहा है, 4 घंटा में भर रहा है, 7 घंटा में खाली कर रहा है, मतलब टैंक कितना में खाली हो रहा है, तो 14/3 में। तो 14/3 होता है 4 घंटा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2/3, 4 सही 2/3 हो जाएगा 14/3 को। आप पूछ रहा है कितना मिनट में भी हमको आंसर दिया, ये घंटा हो गया, इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 आवर्स 40 मिनट, 4 आवर 40 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 4 घंटा 40 मिनट। क्या किए प्रश्न में, ए हम 56 टोटल यूनिट मान लिए, टोटल कितना मान लिए 56। ए 14 है, 14 गुने 4 56, 8 गुने 7, ये 7 में खाली करता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 4 7 खाली करेगा तो इसका 14 भाग भरना है हमको 3 में, यही चीज हमें सिर्फ करना था। आप यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं, ये 14 और 8 को न लिखे आप सिंपल सा लिख सकते हैं इफिशियंसी। आपको मतलब किससे है, इफिशियंसी से। आप 14 और 7 लिख सकते हैं, सॉरी 14 और 8 को न लिखे, 14 चौका 56, 8 सत्ते 56, ये इफिशियंसी लिख लिए। ये भरता है, ये खाली करता है, इसको माइनस कर लिए, तो 3 खाली करता है, इतना पहले से भरा हुआ था, 14/3 ही भरना है। 14/3 को हम 4 सही 2/3 लिख सकते हैं। आंसर जो हमारा था वो मिनट में था, तो घंटा को हम क्या किए, मिनट में बदल दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 4 महिला और 6 लड़की एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 24 महिलाएं और 46 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में कर सकती हैं, तो 15 महिलाएं और 20 लड़की उस काम को कितने समय में करेगी। टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। 4 महिलाएं और 6 लड़की एक काम को 12 दिनों में करता है। 4 वोमेन 6 गर्ल एक कार्य को 12 दिनों में करता है। दूसरा जो है 24 वोमेन और 46 गर्ल्स, 46 गर्ल्स जो है उसको 2 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है, 2 दिनों में करता है। यहां से हमें गर्ल्स और वोमेन का क्या पता चल जाएगा, क्षमता प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 24 वोमेन 36 गर्ल्स, 24 वोमेन जोड़ 46 गर्ल। यहां से आप देख रहे हैं, आपको एक चीज पता हो गया, वोमेन से वोमेन खत्म हो गया, 36 गर्ल बराबर 46 जी। ये क्या हो जाएगा, 10 जी बराबर कितना, 0। मतलब लड़की के कामों का कोई गिनती नहीं है, लड़की के कामों का कोई गिनती नहीं है। लड़की की क्षमता कितना है, 0 एफिशिएंसी से काम करता है, मतलब लड़की वाला एफिशिएंसी हमसे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल वर्क हमें निकालना है, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में रखिए, इसमें रखिए, तो ये 0 हो जाएगा। आप 12 गुने 4 ये कितना हो जाएगा, 48 वोमेन। 4 वोमेन 12 दिनों में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 48 वोमेन। तो 15 महिलाएं 20 लड़की उसी काम को कितने दिनों में करे, तो लड़कियों से यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है 15 महिलाएं 48 काम को कितने दिनों में करेगी। हम लिख सकते हैं 15/15 वोमेन, वोमेन से वोमेन खत्म, इसको लिख सकते हैं 16 × 48 5, 16/5। बट आंसर जो हमारा है दिन, आवर और मिनट में दिया हुआ है। आइए बदलते हैं सबको, इसको अगर कीजिएगा 3 सही 1/5 लिख सकते हैं, ये 3 दिन हो गया, बदल दिए। अब ये 1/5 को हम दिन में बदलेंगे, दिन में 24 से करेंगे। 24 से बदलने के लिए
एक दिन में कितना घंटा होता है? अब घंटा में बदलेंगे दिन को, 1/5 दिन है तो कितना घंटा हो जाएगा? घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 चौका 20, यहाँ से 3 दिन 4 आवर लिख सकते हैं, और कितना बच जाएगा 4/5, ये आवर्स है। 3 दिन 4 घंटे आवर्स निकल गया। अब 4/5 घंटा को मिनट में हमको बदलना है। मिनट में कैसे बदलेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48। तो हम क्या आंसर आ गया हमारा, 3 दिन 4 घंटा और 48 मिनट। 3 दिन 4 घंटा और 48 मिनट, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए, 4 महिलाएं 6 लड़कियां एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। 4 वोमेन 6 गर्ल्स 12 दिनों में करती हैं, बट और 24 वोमेन 46 गर्ल्स 2 दिनों में कार्य को समाप्त करती हैं। यहाँ से हमको क्या निकला, वोमेन्स वोमेन खत्म हो गया, गर्ल्स का एफिशिएंसी क्या निकला, 0। मतलब लड़कियों की कोई काम की क्षमता नहीं है, मतलब लड़की 0 एफिशिएंसी काम करती है, उसकी गणना नहीं की जाएगी। जब गणना नहीं होगी तो टोटल वर्क हमें निकालना है। तो ये खत्म हो गया तो 12 चौका 48 टोटल यूनिट काम हो गया, उसको 15 वोमेन कितने दिनों में करेगा, उससे आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जमीन पर 50 मीटर की दूरी पर 2 ऊर्ध्वाधर खंबे खड़े हैं। छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, छोटे खंबे के शीर्ष से ऊंचे खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऊंचे खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए देखते हैं। जमीन पर 50 मीटर की दूरी पर 2 खंभा है। देखिए ये 50 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 खंबा है, एक यहाँ खंबा है, एक यहाँ। छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, इसका लेंथ कितना है, 10 मीटर। छोटे खंबे के शीर्ष से ऊंचे खंबे, इसके शीर्ष से एक और ऊंचा शीर्ष बना दिया, ये एंगल बनाता है। खंबे से शीर्ष के उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ प्रश्न में, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट हमसे पूछ रहा है, मतलब टोटल हाइट पूछ रहा है। हम लोग रेशियो पढ़े थे, 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1, और ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा √3। जब ये दोनों क्या है आपस में समांतर है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 तो ये भी 50, ठीक है। √3 का वैल्यू 50 है, यहां से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/√3। ये कितना हो गया, कहेगा सर 50/√3। हमें तो यही निकालना है, 50/√3 प्लस 10, तो हमें हाइट निकल जाएगा 50/√3 बटे 10, अगर सॉरी जोड़ 10 निकालेंगे तो हमें पूरा हाइट निकल जाएगा। तो हाइट हमसे क्या निकलेगा, हाइट बराबर हम लिख सकते हैं 50 जो √3 प्लस 10। कोई दिक्कत, यही हाइट है। हम क्या किए, इसको दोनों तरफ कंजुगेट कर देंगे, 50 प्लस √3 गुने √3, परमीकरण करने के बाद ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 √3 जोड़ 10 बटे 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। देखिए √3 का मान कितना होता है, कहिएगा 50 गुने 1.73 बटे 3 जोड़ 10, गुना कीजिएगा, 0 से खत्म, 15 का 5 हासिल 1, 17 पचे 85, 1 86, 86.5 बटे 3 गुने 10, काटिए, 84 28.86 जोड़ 10, 28.86 जोड़ 10 कितना हो जाएगा, 38.87। क्या किए, यहां तक सभी को पता है। यहां तक करने के बाद इसको फैक्टर कर दिया, मतलब गुना करके सॉल्व करना है था सिर्फ। 50√3 प्लस √3 गुने √3 कर दिए, 50√3 प्लस 10 आया। अच्छा √3 का मान 1.73, इसको गुना करने के बाद 86.5 बटे 3 से भाग देकर 10 जोड़ दिए। 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है, त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है ये, जितना प्रश्न अभी तक आया है जिसमें सबसे आसान सा प्रश्न यही है। 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है, एक वृत्त है, सर्कल है, जिसका ये कॉर्ड है, ठीक है। एक जीवा 8 सेंटीमीटर, ये टोटल लंबाई कितना है जीवा की, 8 सेंटीमीटर कॉर्ड की लंबाई। एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूर, ये केंद्र है, सेंटर है, इससे 3 सेंटीमीटर की दूर है।
दूर है, त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग को पता होगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है या दो बराबर भागों में करती है। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4। हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहां से देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 3 है ये 4 है, तो कहिएगा सर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या, ये कितना हो जाएगा 5। ये पता होना चाहिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक वृत्त पर एक बिंदु से होकर खींची जाने सकने वाली जीवाओं की संख्या कितनी हो। एक वृत्त पर एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली जीवाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए आप सभी को पता होगा इसका आंसर इनफिनाइट होगा। कैसे, एक वृत्त है, एक बिंदु से कितना जीवा खींचा, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच, अनंत जीवाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक ही पॉइंट से हम बहुत सारा जीवा ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, इनफिनाइट जीवा खींच सकते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14:11 के अनुपात में है और आयत का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल एक ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है और उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 105% हो तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया। जब कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछे तो आप देखिए इसका क्या होता है 2πRh। आप क्या पूछ रहा है 2πRh, मतलब ये आपसे पूछ रहा है इसका डाटा। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में एक बार कि 11 का कोई मल्टीपल है कि नहीं है। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो तो वही हमारा आंसर होगा। हम उतना सॉल्व नहीं करें क्योंकि निकालना तो हमें 2πRh है अंतिम में। पाई का मान 22/7 आएगा, उसमें 11 तो आएगा ही आएगा। हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखिए 4 2 6 ये 11 का है, 2 2 3 ये नहीं है, ये भी नहीं है, 6 2 8 ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन है, हम टिक लगा के निकल जाएंगे। ये तो एग्जामिनेशन हॉल का है, अभी हम सीखने के लिए आए हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर तो हमको पता हो गया, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 14:11 के अनुपात में है। इसको हम 14x और 11x मान सकते हैं। इसका परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप सभी को पता होगा 2 × L+B होता है। परिमाप हमारा कितना है 150। 2 L कितना है 14x जोड़ 11x, 150 बराबर 50x। यहां से x बराबर कितना 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। तो हमारा क्या निकला, ये एक 42 निकल गया, एक 33 निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल एक ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन देखिए, बेलन इस प्रकार का बना होता है। बेलन की ऊपरी पृष्ठ क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसके कहने का अर्थ यही है। प्रश्न कर रहा है आयत का क्षेत्रफल एक ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। ऊपरी पृष्ठ किस आकार का है, तो वृत्त के आकार का है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B। L × B कितना हो जाएगा 42 × 33 L × B बराबर पाई का मान 22/7, R का मान नहीं पता R²। लिख सकते हैं, यहां से R का मान निकल जाएगा। देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 21 दूनी 42, 7 तिया 21, R बराबर कितना हो जाएगा 21। R हमें 21 पता हो गया। अब कुछ प्रश्न कह रहा है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 105% है। त्रिज्या जो है ऊंचाई का 105%, 105% का अर्थ होता है 105/100, 21/20, ये होगा 21/20। किसका, इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 105% है, ऊंचाई का। तो त्रिज्या 21 है तो हाइट यहां से कितना निकल जाएगा 20। हाइट कितना निकला 20। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh।
2 गुने 22/7, r का मान 21, h का मान 20। 3 से खत्म, गुना कीजिए। जब गुना कीजिएगा तो 26 40 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 2640। कितना आएगा? 2640। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त के केंद्र के बिंदु C पर PT एक स्पर्श रेखा है। एक सर्कल है जिसमें PT क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ये एक स्पर्श रेखा है PT, ये C पर मिलता है, ये P है, सॉरी T है, ये P है। और AB एक व्यास है। AB क्या है? एक वृत्त का व्यास। O केंद्र है, O सेंटर है, AB एक वृत्त का व्यास है, तो यहां से गुजरेगी। ठीक है, ये A है, ये B है। AB वृत्त का व्यास है। जब BA की वृद्धि की जाती है तो यह बिंदु P और PT पे मिलती है। यदि कोण BPC 34 डिग्री हो तो ACP का मान ज्ञात कीजिए। कोण BPC मतलब ये पूरा हमारा दिया हुआ ये 34 डिग्री है, इसको इससे मिला दीजिए। और हमसे पूछ क्या रहा है? तो ACP का मान ज्ञात कीजिए। ACP ये हमसे पूछ रहा है, इस एंगल का वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है? इस एंगल का मान, इस एंगल का मान पूछ रहा है हमसे। आइए देखते हैं। इतना चीज दिया हुआ है और प्रश्न को हमें देखना है। सभी लोग को पता होगा वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो कहिएगा सर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को बनाएगा। हम ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला कोण सी बी और पी में एक कोण 90 डिग्री, तो दो कोण का योग भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 34 है तो ये कितना हो जाएगा? कहिएगा सर ये 56 हो जाएगा। ये त्रिभुज में हम देखेंगे तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब हमारे पास क्या फिगर बना है? इस टाइप का है, हमको ये कोण निकालना है। ये कोण हम लोग जानते हैं, ये वृत्त का क्या हो गया? ये निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? और देखिए वृत्त का हमें ये कोण निकालना है, ये 56 हो गया। हमें निकालना है ये कोण। ये देखिए, ये वृत्त का क्या है? त्रिज्या। तो ये भी क्या है? वृत्त का त्रिज्या। दोनों क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। ये टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है। ये वृत्त का त्रिज्या है तो ये x है, तो ये भी x और ये 56 है। हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं, ये वाला में, ये इस वाला में देखिए, ये वाला में, ग्रीन वाला में। ठीक है, मतलब ये फिगर इस टाइप का है। ये देखिए, ये हमारा 56 है, ये दोनों वृत्त का त्रिज्या है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? हमें ये तो कहिएगा 56 जोड़ x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 56 जाएगा यहाँ कितना? 124 डिग्री, x बराबर 62 डिग्री। ये कोण कितना निकल गया? 62 डिग्री। ये 62 है, ये टोटल 90 है। ये कोण कितना? कहेगा सर 28 डिग्री। यही हमसे तो पूछ रहा है। ये 62 डिग्री हो गया, तो ये कोण हमसे पूछ रहा है, ये टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये 34 है, ये 90 पूरा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 56 डिग्री इस त्रिभुज में। ये दोनों वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। ये 56 है। आप हमको ये कोण निकालना था। ये टोटल है 90 डिग्री। ये कोण हमारा कितना निकल गया? 62। ये कोण कितना निकल जाएगा? 28। यही तो हम निकालना था हमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को सिंप्लीफाई कीजिए। बहुत ही अच्छा है। √12 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2√3 और √27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√3 को भाग देना है √3 से। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको भाग देना है √3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 5√3 बटे √3। √3 खत्म हो जाएगा, कितना हो गया? 5। आंसर क्या हो गया? 5। बहुत ही इजी सा प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 प्लस √2√6 इंटू 5 माइनस 2√6, ये क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा क्या है? ये हो गया a, इसको a मान लीजिए, a प्लस बी
ये a माइनस बी। हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, सभी लोग को पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 दूनी 4 और गुने 6 कितना 24 बराबर कितना 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ये भी सिंप्लीफाई करना है। ये दिया हुआ इसका मान देखिए 9 प्लस 4√5 है जोड़ √9 माइनस 4√5। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास दे तो हम देखते हैं कि इसको हम पकड़ते हैं, इस टर्म को, ये इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या 2 इंटू ये होता है हमारा, ये 2ab के टर्म में होता है। क्या होता है 2ab। तो 2 तो हमारा हो गया, a कितना हो गया 2 और b कितना हो गया √5। ये हमें चीज देखना था। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया दोनों तरफ। ये क्या हो गया 2 प्लस √5 जोड़ 2 माइनस √5। कोई दिक्कत, √5 से √5 कैंसिल, ये कितना 4 के बराबर। ये कितना हो गया 4 के बराबर। कुछ नहीं करना था, इस एक्सप्रेशन को हमको देखना था। ये 2 इसको जब भी ऐसा रहे तो हम इसको तोड़ना है। इसको 2ab के टर्म में तोड़ देना है। 2ab के रूप में तोड़ेंगे तो 2 2ab के रूप में तोड़ेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 गुने 2 √5। तो ये हमारा हो गया 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। ये इतना a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये बी वाला टर्म खत्म हो गया तो 2 2 4 हो गया। इसको सरल कीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल का a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो स्क्वायर कीजिए 2 प्लस √3 का स्क्वायर जोड़ √2 का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू 2√3 गुने √2। यही दिया हुआ है, गुना करिए। 2 दूनी 4 तिया 12 2 प्लस 2 दूनी 4 √6 हो जाएगा 14 जोड़ 4 √6। आंसर आ गया, आंसर आया आपका 14 प्लस 4√6। सिंपल सा सरलीकरण का प्रश्न था। इस शिफ्ट में जो एग्जामिनर जो टाइप प्रश्न उठाया है उसी को ले, हाइट एंड डिस्टेंस उठाया है तो 2-3 हाइट एंड डिस्टेंस का ही प्रश्न दिया है, सिंप्लीफिकेशन उठाया है तो 2-3 सिंप्लीफिकेशन से उठा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट देखे थे तो सिंपल इंटरेस्ट आया। मतलब जो उठाया है उसी से प्रश्न, उसी चैप्टर से प्रश्न पूछते जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से एक सिंप्लीफाई का प्रश्न है, चलिए आइए देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कुछ समझ याद आ पता चला होगा क्या है ये। तो कहेगा सर ये ए स्क्वायर है टोटल टर्म, ये बी स्क्वायर है, ये टोटल क्या है 2ab, यही दिया हुआ है हमारे पास। तो सिंपल हमसे क्या पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, हमें निकालना है। इसको हम निकालेंगे ए प्लस बी का, इसको ए मान लेते हैं, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये टोटल टर्म क्या है ए है, ये टोटल टर्म है बी, ये ए का होल स्क्वायर है, ये बी का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बराबर कितना है √3 प्लस √5 जोड़ ए हो गया, बी कितना है हमारा √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खत्म, 2√3 का होल स्क्वायर, यही आया हमारे पास 2√3। ये कितना हो गया 4 तिया 12, कितना आ गया 4 तिया 12। क्या किए हम दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है हमारा टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब गौर से देखिए इस टर्म जो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में दिया हुआ है, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त करना था। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये √5 से √5 कैंसिल, तो 2√3
का होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 गुने 3, 4 तिया 12। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन शामिल करने पर औसत वजन 61 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक टीचर का वजन कितना होगा? शिक्षक का वजन आपसे पूछ रहा है। एवरेज का बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। 30 विद्यार्थियों का औसत जो है 60 है। 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 60। एक टीचर आ जाता है तो औसत एवरेज कितना हो जाएगा? हो जाता है 61। यही हमारा दिया हुआ 61 हो जाता है। हम एवरेज को 61 मान लेते हैं। ये से कितना कम है? -1 कम है। कितना लोगों पे? 30 लोगों। -30 कम है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज में हमारा दोनों बराबर होना चाहिए। ये प्लस कितना हो जाएगा? 30। एवरेज जो हमारा है प्लस 30 और हो जाएगा 91 केजी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस मान को सरल कीजिए। दिया हुआ है क्या आपका एक्सप्रेशन? √3 + 2√2। अब इसको सरल करने के लिए आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्या करती है? दोनों तरफ प्रमेयकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे प्रमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √3 - 2√2 √3 - 2√2। इसी से प्रमेयकरण होगा। ऊपर क्या हो जाएगा? √3 - √2 a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना? 3 और -2 का स्क्वायर 3 - 2। ये क्या हो जाएगा? √3 - √2 बराबर 1 होता है। √3 - √2 आंसर हो जाएगा। इस शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉसेक 70 डिग्री स्क्वायर जोड़ कॉट 20 डिग्री स्क्वायर बटे सेक 70 डिग्री स्क्वायर प्लस 2 10 15 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री प्लस 10 75 डिग्री। इस प्रश्न को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। देखिए वह कॉन्सेप्ट हम आपके सामने फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। सभी लोगों को पता होगा अगर a + b बराबर 90 डिग्री हो, a + b बराबर अगर 90 डिग्री हो तो क्या क्या हो सकता है? कहिएगा सर sin a बराबर होगा cos b के बराबर। tan a बराबर होता है cot b के। sec a बराबर होगा cosec b। ये तीन चीज तो पता होगा सबको। एक चीज और होता है tan a × tan b बराबर 1 cot a × cot b बराबर 1। ये चीज भी आपको पता होगा। देखिए अब इसको कैसे बदलिएगा। tan² है, ये 70 डिग्री है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे tan 20 डिग्री का स्क्वायर बटे कॉसेक को हम सेक में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। ये 70 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? सेक 20 डिग्री का होल स्क्वायर। इस टर्म को देखिए कॉट 20 डिग्री है, कॉट 20 डिग्री का होल स्क्वायर। सेक है, सेक को हम कॉसेक में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। a + b = 90 डिग्री है, कॉसेक 20 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, a × b 1 और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इसका दोनों का मान 1। ये कितना हो जाएगा? +2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस और सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/c। 20 डिग्री है, 20 डिग्री कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सी कॉस बटे साइन जोड़ 1/sin। इसको स्क्वायर कर दीजिए +2। कॉस से खत्म, साइन से साइन खत्म, साइन प्लस कॉस क्या निकल गया? साइन 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 20 डिग्री का स्क्वायर जोड़ 2, यही निकल गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कहिएगा सर 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 + 2 बराबर 3। आंसर कितना हो गया हमारा? 3। ऑप्शन नंबर बी। क्या किया प्रश्न में? सबको बदल दिए। ये टर्म आपको पता होना चाहिए
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी के बराबर होता है। यहाँ टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, तो कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर भी 1 होता है। कॉसेक 70 डिग्री को हम सेक 20 डिग्री लिख सकते हैं और सेक 70 डिग्री को हम कॉसेक 20 डिग्री लिख सकते हैं। हम दोनों टर्म को लिखे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। यहाँ 20 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉस से कॉस खत्म, ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर 2, तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सभी लोग जानते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। आपका क्लास आज का प्रश्न यही खत्म हुआ। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।